आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी एक राजा की कहानी भाग 11 सुनेंगे। भाग 11 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक राजा की कहानी, कुमार का वेश परिवर्तन। पिछले भाग में आपने सुना कि कुमार विक्रमादित्य अपने मित्र ध्रुवदेव के साथ चंदनगढ़ की राजधानी स्वर्णपुर पहुंचे और प्रातःकाल शिव मंदिर में कुमारी संयुक्ता को देखा। अब आगे। कुमारी के लौट जाने के पश्चात दोनों मित्र मंदिर में जाकर पुनः देव दर्शन किए। शिव मंदिर से धर्मशाला लौटने तक कुमार अपने आप में ही खोए रहे। ध्रुवदेव निरंतर कुछ न कुछ बोलते रहे, परंतु कुमार ने चुप्पी ना तोड़ी। जब ध्रुवदेव ने देखा कि चुप्पी लंबी हो रही है तो कुमार को टोकते हुए बोले, मित्र, आप तो इतने में ही खो गए, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए? अरे भाई, मैं भी हूँ यहाँ। ये सुनकर कुमार धीरे से हंस दिए, पर बोले कुछ नहीं, बल्कि पलंग पर फैलकर दीवार देखते रहे। ध्रुवदेव ने तनिक मुंह बनाकर कहा, ओह, आप, ये क्या बात हुई? कुमारी की आंखों की पट्टी हमारे कुमार के मुंह पर लग गई। बुरा हुआ, हम बड़बड़ाए जा रहे हैं, आप मुस्कुराए जा रहे हैं। कुमार फिर भी कुछ ना बोले तो ध्रुवदेव बोले, ठीक है, आप मौन व्रत धरिए, हम जाकर नगर भ्रमण करते हैं, यहाँ तो बैठना ही व्यर्थ है। यह कहकर ध्रुव तो वहां से प्रस्थान कर गए और कुमार तो मानो चाहते ही यही थे। फिर ध्रुवदेव घंटों गायब रहे और कुमार भी इस बीच सिर्फ राजकुमारी संयुक्ता को ही सोचते रहे। बारंबार उनके मन में कुमारी की देखी हुई छवि हटती ही नहीं थी। उनके मन में एक ही बात आती कि कुमारी बिना आंखों की पट्टी के कैसे दिखती होगी। फिर मन में यह प्रश्न घूमने लगता कि इस पट्टी का रहस्य क्या है। आखिर उनका ध्यान तभी टूटा जब ध्रुवदेव वापस लौटे। इधर ध्रुवदेव ने देखा कि कुमार को जैसा छोड़ गए थे वे अब भी वैसे ही पड़े हैं, तो गुनगुनाने लगे, लागे रे लगन गोरी एक तेरे रूप की, नगरी में तेरी गोरी छांव भी है धूप सी। कुमार चौंक पड़े और ध्रुवदेव को घूर कर बोले, आ गए घुमक्कड़ी करके? हमें भूख लगी है और आप गीत गा रहे हैं। ध्रुवदेव ने आंखें फैलाकर कहा, अरे, आपको भूख भी लगती है? हमें तो लगा उनकी याद में प्यास भी बंद होगी। खैर चलिए, आपसे ज्यादा हमें भूख लगी है। ध्रुवदेव का व्यंग समझकर कुमार मुस्कुरा कर रह गए और दोनों मित्र भोजनालय की ओर चल दिए। थोड़ी देर में दोनों भोजन करके लौटे तो बैठकर बातें करने लगी। कुमार बोले, अब सुनाइए, कहाँ गए थे, क्या करके लौटे हैं? ध्रुवदेव, बस स्वर्णपुर घूमकर नगरी से जान पहचान बढ़ा रहा था। आप बताइए, अब आगे क्या करना है? कुमार, करना यह है कि बिना रहस्य जाने नहीं टलना है। अब तक तो जो पता लगा है उससे तो लगता है कि बिना कुमारी के पास तक पहुंचे सत्य का पता ना लगेगा। मैंने तय किया है, मैं स्वयं वेश परिवर्तित करके महल में जाऊंगा। आप बताइए ये कैसे किया जाए? ध्रुवदेव ने कुछ देर सोचा, फिर दोनों मित्रों ने मिलकर योजना बना ली। तय हुआ, कुमार रूप बदलकर महल में जाएंगे और ध्रुवदेव आवश्यकता पड़ने पर गुप्त रूप से उनकी सहायता करेंगे। ध्रुवदेव थोड़ी देर के लिए बाहर गए और वह सारा सामान ले आए जिससे कुमार का वेश परिवर्तित किया जा सके। रात भर दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से योजना बना ली जिससे भेद खुलने की गुंजाइश ना रहे। प्रातः दोनों आवश्यक सामान के साथ धर्मशाला से निकले और दूर एकांत में ध्रुवदेव ने कुमार को दुखिया स्त्री का वेश धारण कराया। ध्रुवदेव को गुप्तचरी की शिक्षा मिली थी और रूप परिवर्तन में उन्हें महारत थी। उनकी कला से कुमार अद्भुत रूप से स्त्री दिखने लगे और यथासंभव स्त्रियों की आवाज में बोलकर अभ्यास भी कर लिया। अगर कुछ कसर थी तो वो थी कुमार की कद काठी में, परंतु उसका उपाय भी सोच लिया गया। आज तक रोज की तरह कुमारी मंदिर से लौट रही थी जब रथ के रास्ते में अकस्मात एक स्त्री आ गिरी। अच्छी नस्ल के घोड़े मार्ग में स्त्री को देखकर हिनहिना कर रुक गए। कुमारी की एक सखी मध्यमा ने रथ के पर्दे हटाकर पूछा, क्या हुआ सुभद्र जी, रथ क्यों रुक गया? सुभद्र, मार्ग में अकस्मात एक दुखिया स्त्री आ गई है, बड़ी दयनीय अवस्था में है, रो रही है। तभी रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर कुमारी से रहा न गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, जाओ उसे चुप कराकर मेरे पास लाओ।
दोनों सखियां मध्यमा और सभ्या रथ से उतरकर उस स्त्री के पास गईं। सुभद्र पहले ही उस स्त्री को चुप होने को समझा रहे थे और वह रोए जा रही थी। यह देखकर मध्यमा आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, बहन चुप हो जाओ, कौन हो तुम? तुम्हें क्या दुख है? इस प्रकार बीच रास्ते में क्यों रो रही हो? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी सहायता कर सकें। वह स्त्री सिसककर बोली, मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, मुझे तो मर जाना चाहिए। मुझे क्षमा करना, मैं गलती से आपके रास्ते में आ गई, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, सो गिर पड़ी। मैं हट जाती हूँ, आप चली जाइए। यह कहकर वह उठी और राह के किनारे बैठ गई। तभी रथ का पर्दा हटाकर कुमारी ने उस रोती स्त्री को देखा और संकेत से सभ्या को बुलाकर कहा कि उस स्त्री को रथ पर बिठा लो। सभ्या समझ गई कि कुमारी के महल लौटने में विलंब हो रहा है और राह में तमाशा होना उचित नहीं, सो वह उस स्त्री के पास पहुंचकर बोली, बहना घबराओ नहीं, यह रथ राजकुमारी संयुक्ता जी का है। वे तुम्हें अपने साथ महल चलने को कह रही हैं, तुम्हें चाहिए कि उनकी बात मान लो। आओ चलो, उठो, डरो नहीं। आखिर मध्यमा और सभ्या ने सहानुभूतिपूर्वक उसे चुप कराकर रथ में बिठा लिया। मार्ग में सभ्या ने पूछा, बहन, हमारी कुमारी जानना चाहती हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या दुख है? स्त्री बने कुमार ने रोते हुए कहा, क्या कहूँ सखी, दुखियारी हूँ। माता पिता ने बड़े प्यार से कुसुमा नाम रखा था, बड़े चाव से विवाह करके विदा किया था। मेरे पति ने विवाह से पहले मुझे देखा नहीं था और विवाह के बाद जब मैं ससुराल गई, उन्होंने मुझे देखा तो मुंह फेर लिया। उन्हें किसी कोमल स्त्री की कामना थी और मुझे देख ही रही हो, मैं लंबे चौड़े बदन की हूँ, इसीलिए मुझे घर से निकाल दिया और मैं वापस ना आ सकूं, इसीलिए यहाँ लाकर छोड़ दिया। मैं पति से अपमानित होकर यहाँ वहाँ भटकती हूँ, माँ बाप के पास जाकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। अब या तो मर जाऊंगी या किसी भले घर में कामकाज करके जीवन बिताऊंगी, पर कुछ भी हो जाए वापस उस जगह नहीं जाऊंगी जहाँ से अपमानित करके निकाली गई हूँ। यही सब सोचती अपने भाग्य पर रोती जा रही थी कि आपके रथ के आगे आ गई। इसके लिए क्षमा कीजिए, मुझे दुखिया को ही कहीं शरण मिल जाए, मैं सबकी सेवा टहल करूंगी, बस रोटी कपड़ों पर रह लूंगी। फिर से सुबकने लगी। इतने में रथ महल में प्रवेश कर गया। आखिर इस तरह कुमार स्त्री वेश में महल में पहुंच गए। ये थी अब तक हमारी कहानी। मिलते हैं इस कहानी में के अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे।